हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस AK2 बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। बिफोर वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए उड़ान बैच ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। इस उड़ान बैच में आप इनरोल करा के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस उड़ान बैच में टोटल 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिसमें वीडियो लेक्चर, PDF, AK2, PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉम्बो पैक अवेलेबल है, उड़ान बैच अवेलेबल है गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में, उसमें ये फॉलोइंग फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एक एक वीडियो आपको कवर किया जाएगा, जिसमें आपका 100% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। PDF नोट्स आपको हर लेक्चर के प्रोवाइड किए जाएंगे। AK2 के PYQ में आपको कवर अप करा दूंगा सारे, और साथ ही साथ AK2 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, और हर एक यूनिट का 1 शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, तो साथ ही साथ इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है, प्लेसमेंट की तैयारी भी आप जब आप कॉम्बो पैक में उड़ान बैच में एनरोल कराओगे तो वहां पर प्लेसमेंट की तैयारी भी आपकी साथ में चलती रह जाएगी। ठीक है, तो स्टडी कंटिन्यू करके आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में एनरोल करा के। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट यूनिट वाइज। तो यूनिट नंबर 1 में 3 टॉपिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्थ सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्थ सिस्टम, ट्रसेस एंड बीम। राइट, अब फोर्थ सिस्टम के बारे में आप ऑलरेडी बीटेक फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 तरीके की प्रॉब्लम इसमें आ जाती थी। 2D फोर्थ सिस्टम आपके सिलेबस में है, 3D फोर्थ सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है भी क्लासीफाई कैसे करते हैं हम फोर्थ सिस्टम को, 2D फोर्थ सिस्टम या 3D फोर्थ सिस्टम। 2D फोर्थ सिस्टम में 2 तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने की होगी। एक तो आपने रिजल्टेंट की प्रॉब्लम की होगी कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ रिजल्टेंट की प्रॉब्लम भी करनी है। और साथ ही साथ अगर बहुत सारे फोर्सेस, सपोज कोई यहाँ पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे फोर्स P लग रहा है लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में लग रहा है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, थोड़ा सा रिकॉल करो, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से जितनी भी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से सॉल्व होती है। और हम एक जनरल मेथड लगाते थे इसमें इक्विलिब्रियम जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस सिस्टम का फोर्स, कई सारे सेवरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालने के लिए जनरल मेथड अप्लाई करते थे। तो दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम भी रहेंगी यहाँ पर, और साथ ही साथ फ्रिक्शन की प्रॉब्लम भी रहेंगी। कुछ प्रॉब्लम रहेंगी जो विदाउट फ्रिक्शन हम करेंगे और कुछ प्रॉब्लम करेंगे विद फ्रिक्शन करेंगे। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके AK2 एग्जाम में आते हैं। ट्रसेस के बारे में अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, स्ट्रक्चर में या ब्रिजेस में, सपोर्ट्स में, रूफ में या फिर टावर वगैरह में आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा जो कहलाता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, ट्रसेस कहलाती है। ठीक है, तो ट्रसेस की पूरी एनालिसिस सेकंड टॉपिक में आप ट्रसेस की एनालिसिस करोगे। 2 मेथड इसमें है, 2 तरीके के न्यूमेरिकल इसमें रहेंगे, 2 मेथड होंगे ट्रसेस की एनालिसिस करने के लिए, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बीम। देखो बीम के बारे में आपने जैसे आपने बीम के बारे में इतना आपको याद आ रहा होगा कि एक बीम है जो कि इसमें एक एंड पे रोलर सपोर्ट है और एक एंड पे हिंज सपोर्ट है। सपोज द बीम इज सब्जेक्टेड टू द UDL एंड पॉइंट लोड लग रहा है या फिर किसी इंक्लाइंड लोड लग रहा है, तो इस पे आपने क्या पढ़ रखा है, आपने रिएक्शन फाइंड आउट निकाल रखा है कि A पॉइंट पे क्या रिएक्शन डेवलप हो रही है और B पॉइंट पे क्या रिएक्शन डेवलप हो रही है। इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है ना, इस सब्जेक्ट में आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ना है। यानी इस बीम के ऊपर अगर लोड लग रहा है, UDL लग रहा है या पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से भाई कितना शियर फोर्स जनरेट हो रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। हम क्यों निकालना चाहते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है हमें, शियर स्ट्रेसेस इन बीम को कैलकुलेट करना है और बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। राइट, तो ये हो गई यूनिट नंबर 1 की बात हो गई। यूनिट नंबर 2 में 2 पार्ट आ जाएंगे इसके, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंपाउंड स्ट्रेसेस। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है। राइट, स्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी किसी भी मेंबर पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, दैट इज
इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की बात करें जो ऑलरेडी आपने बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, तो यहाँ पर देखो सीधा कंपाउंड स्ट्रेस की बात कर रहा है, ये बेसिक स्ट्रेस की, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा है। तो पहले हमें इसमें बेसिक स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिवीजन भी करना पड़ेगा और बाद में फिर कंपाउंड स्ट्रेस पे भी आएंगे। इससे पहले देखो आपके टॉपिक का, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो 1.5 यूनिट शुरू की अगर मैं बात करूं, 1.5 यूनिट दैट इज बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और बाद की जो 3.5 यूनिट है दैट इज बिलोंग्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। तो यहां पर यूनिट नंबर 2 में देख रहे हो आधी यूनिट तो यूनिट नंबर 1 पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की है, यूनिट नंबर 2 की आधी यूनिट तो मैकेनिक्स से बिलोंग करती है, और बाकी की आधी यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बिलोंग कर रही है। तो अगर मैं मैकेनिक्स के टॉपिक की बात करूं तो सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखो भाई, सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको मालूम है, या फिर आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में मालूम है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम के बारे, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं कहूं कि इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम है तो किसी पॉइंट पे इसका वॉल्यूम केंद्रित हो रहा है या एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से कोई एरिया है, जैसे रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है या सर्कुलर है, उस एरिया का इस एरिया किस पॉइंट पे कंसेंट्रेट हो रहा है तो वो सेंट्रोइड ऑफ एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो उसी से ये कंसेप्ट रिलेटेड है सेंट्रोइड का, मतलब वही है कंसेप्ट, रिलेटेड नहीं है, वही कंसेप्ट है। तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ कौन कौन सी अलग अलग ज्योमेट्री के लिए और कंपोजिट ज्योमेट्री के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सेंट्रोइड का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार आपको जब सेंट्रोइड का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बिल्कुल नया है आपके लिए, तो किसी भी एरिया के लिए, एरिया आपका सर्कुलर हो सकता है या आई सेक्शन हो सकता है, टी सेक्शन हो सकता है, तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का पर्पस यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसलिए निकालना पड़ता है कि उस बॉडी को कोई भी बॉडी रोटेशन को कितना रजिस्ट कर रही है, मूवमेंट को कितना रजिस्ट कर रही है, ये हमें पता चलता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके का होता है, एक तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, इतना डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे। एक मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और एक एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आपके सिलेबस में मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, पहले हुआ करता था, फिलहाल अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एरिया का 2 बार मूवमेंट लोगे तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है, राइट। तो इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड स्ट्रेस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेसेस आपको याद होंगी, शियर स्ट्रेसेस होती हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं, टॉर्शनल स्ट्रेसेस होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं। तो अगर किसी भी कंपोनेंट में, जैसे कोई मशीन मेंबर पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, कोई शाफ्ट है जो कि रोटेट कर रही है, उस शाफ्ट का कुछ अपना भी वेट है जिसकी वजह से उसमें बेंडिंग भी जनरेट हो रही है, तो कोई भी मशीन मेंबर इफ इट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ लोडिंग, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। जब स्ट्रेसेस डेवलप होंगी तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस होंगी, तो उन्हीं को पढ़ने के लिए जो कंसेप्ट आता है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ता है कंपाउंड स्ट्रेसेस को डील करने के लिए। तो कंपाउंड स्ट्रेसेस को समझने से पहले आपको नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस, ये बेसिक स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। और थ्योरीज ऑफ फेलियर, उसके बाद एक टॉपिक हो गया इसमें थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आप प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट को समझ लोगे, राइट। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर इसी तरीके की कंडीशन की, कोई मशीन मेंबर है या कोई भी कंपोनेंट जिसमें कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ लोडिंग लग रही है, उस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने, है ना, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपनी अपनी थ्योरीज दी और अपने अपने फार्मूले बताए, जिसकी मदद से आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आता है वैसे। ये आपका थ्योरीज ऑफ फेलियर, कंपाउंड स्ट्रेस का कंसेप्ट और मूवर सर्किल, इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल आते हैं। रेयरली स्ट्रेन एनर्जी और इंपैक्ट लोड के न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना, बहुत ही रेयरली आते हैं। लेकिन ये मतलब ये आपका टोटल सिलेबस यूनिट नंबर 2 की हमने बात कर ली। यूनिट नंबर 3 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हो गया स्ट्रेसेस इन बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और टॉर्शन। तो स्ट्रेसेस इन बीम की बात हमने कर ली। मैंने बताया आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बार आपने पढ़ लिया, तो शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। शेयर फोर्स की वजह से बीम मैंने आपको बताया पीछे, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल लग रहा है। और अगर बात करें बेंडिंग मोमेंट की वजह से, भाई बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो इस टॉपिक में आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम और शेयर स्ट्रेसेस इन बीम पढ़ना है। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की बात करें तो भाई देखो, अगर मैंने यहां पर देखो एक बीम बनाई थी, इस बीम में कुछ डिफ्लेक्शन होगा ना,
राइट, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा, लेट अस से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है 4 mm का, 3 mm का, 5 mm का। उस डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये इस टॉपिक में देखेंगे। और मेनली जो न्यूमेरिकल आपके इसमें आते हैं मैकुलस मेथड से आते हैं। मैकुलस मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मैकुलस मेथड से हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया टॉर्शन। टॉर्शन, कोई भी अगर रोटेटिंग शाफ्ट है ना, तो उसमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है। तो यहाँ भी टॉर्शन, जैसे ऊपर अपने पढ़ा प्योर बेंडिंग, तो यहाँ पर हम प्योर टॉर्शन पढ़ेंगे। तो कोई भी कंपोनेंट अगर उसमें प्योर टॉर्क डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, या अगर मैं यहाँ जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इसको एक साइड को हम फिक्स मानेंगे और यहाँ पर हम टॉर्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क अप्लाई करने की वजह से ट्विस्टिंग मोमेंट लगाने की वजह से इसमें कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेशन की हेल्प से हम टॉर्शन की प्रॉब्लम करेंगे। टॉर्शन सॉलिड शाफ्ट का भी देखना है और हॉलो शाफ्ट का देखना है, और उसमें कुछ कुछ रिलेशनशिप रहती है। मतलब हमें कंपोनेंट में हॉलो शाफ्ट को, हमें अपने मेंबर्स में हॉलो शाफ्ट को इस्तेमाल करना चाहिए या सॉलिड शाफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी, एनालिटिकल क्वेश्चन भी, कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर यूनिट नंबर ठीक है, यूनिट नंबर 3 हो गया। यूनिट नंबर 4 की बात करें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेलिकल एंड लीफ स्प्रिंग एंड कॉलम एंड स्ट्रक। हेलिकल स्प्रिंग के बारे में आपको भी पता ही है, ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन में स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो कहीं भी अगर शॉक एब्जॉर्ब करना है तो वहाँ पर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो स्प्रिंग आपको दो तरीके की पढ़नी है, एक तो हेलिकल स्प्रिंग पढ़नी है, हेलिकल स्प्रिंग भी ऑटोमोबाइल में यूज़ की जाती है, और ट्रक्स वगैरह में लीफ स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो दो तरीके की स्प्रिंग पढ़नी है, अलग अलग कंडीशन है स्प्रिंग पे, कभी एक्सियल लोड लग रहा है, राइट, कभी ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके कुछ कुछ डेरिवेशन भी है, और फिक्स बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड आंसर इसके बहुत ही आसान रहते हैं इसके क्वेश्चन। और साथ में हमें लेमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है, यानी लीफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है। लीफ स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग दोनों ही ऑटोमोबाइल में यूज़ की जाती हैं। कॉलम एंड स्ट्रक, जैसे हम बीम की बात कर रहे हैं, अभी हमने यूनिट नंबर 3 में हमने बीम की बात करी, बीम विच इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल या जो भी है आपका, है ना। तो कोई भी आपका ब्रिजेस रहता है या कोई भी बिल्डिंग होती है, या आपके घर में भी जब स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो भाई कॉलम भी रखा जाता है और बीम भी रखी जाती है। तो बीम की हमने बात कर ली, बीम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जबकि कॉलम कैसा है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है। तो वर्टिकल मेंबर के बारे में, है ना, वर्टिकल मेंबर पे भी कुछ लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा, उस लोड की वजह से क्या होती है, बकलिंग भी होती है ना। उस लोड की वजह से फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, कोई कॉलम है, इस पे लोड लग रहा है तो कॉलम इस तरीके से बकल कर जाएगा। तो बकल करने से बचाना है तो हमें कॉलम का डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। तो क्या उसमें कंप्रेसिव लोड लग रहा है और उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रही हैं, क्या कॉलम की कंडीशन है, कॉलम एक एंड से फिक्स है या एक एंड से, दोनों एंड से फिक्स है, एक एंड से फ्री है, या हिंज है, या रोलर सपोर्ट लगा है। तो ये सारी कंडीशन आपकी इसमें आ जाती है। यूनिट नंबर 5 में हम बात करेंगे थिन एंड थिक सिलेंडर। तो थिन और थिक सिलेंडर की एप्लीकेशन में आपको बताना चाहूँगा, प्रेशर वेसल जैसे बॉयलर होते हैं या कोई भी प्रेशर वेसल है, कंप्रेशर है ना, जैसे टैंकर्स वगैरह होते हैं, तो जहाँ पर अंदरूनी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उस फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े से बॉयलर आपको पता ही है बॉयलर क्या होता है, तो बहुत बड़े बड़े से सिलेंड्रिकल शेल होते हैं, प्रेशर वेसल होते हैं, जिनका डिज़ाइन किया जाता है विद द कंसेप्ट ऑफ दिस थिन सिलेंडर एंड स्पेयर। ये जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या कंसेप्ट हो गया आपका, कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर हुप स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, हुप ऑन एक्सियल स्ट्रेसेस, लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, जिसके हिसाब से हम सिलेंड्रिकल वेसल का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उसकी थिकनेस के हिसाब से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, थिन सिलेंडर या पतला सिलेंडर या मोटा सिलेंडर। तो अगर हम मोटे सिलेंडर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेसेस 3 तरीके की डेवलप होती हैं, जो कि रेडियल, एक्सियल और सरकमफरेंशियल होती है। जबकि यहाँ पर, है ना, या मैं आसान शब्दों में कहना चाहूँगा कि थिन सिलेंडर का न्यूमेरिकल थोड़ा आसान होता है और उसका डेरिवेशन भी आसान होता है, जबकि थिक सिलेंडर का न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेंदी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो रेडियल, एक्सियल और सरकमफरेंशियल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। तो इसके न्यूमेरिकल, ये थोड़ी सी छोटी यूनिट रहती है और स्कोरिंग यूनिट रहती है, तो इसके न्यूमेरिकल आसान होते हैं। बस आपको कंसेप्ट स्ट्रेसेस का समझना पड़ता है कि किसी भी प्रेशर वेसल में इंटरनल प्रेशर जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से
हमारे सिलेंड्रिकल की दीवारों पे किस तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उसको समझ के कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन आती हैं और वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।